स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं केवीएल के जो क्वेश्चंस करवाए थे मैंने उस केवीएल के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूंगा। सबसे पहले केवीएल के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन देखो, ये एक सर्किट बना हुआ है जिसमें एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, R1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से बना दिया है। दूसरा सेल E2 है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 अलग से बना दिया है। तीसरा सेल ईएमएफ E3 है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 अलग से बना दिया है। इससे करंट इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, इससे I3 निकल रहा है। ये करंट हमने नहीं माना, हमें माना होता, अगर हमें एज्यूम करना होता तो मैं I3 लेता ही नहीं, 3 अननोन रखता ही नहीं, 2 ही अननोन रखता। बट बहुत सारे सवालों में करंट बना कर देगा पहले से, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे करना होता तो मैं यहां से निकालता और इधर कुछ भेजता, मान लो इधर से I निकालता, इधर से I डैश भेजता, तो उधर I माइनस I डैश भेजता, 2 ही अननोन रखता। बट यहां पहले से दे रखा है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या क्या ईएमएफ तीनों सेल का दे रखा है, तीनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, ध्यान देना। और आपसे पूछा है बच्चे कि आप तो पहले तीनों करंट बताओ, I1 I2 I3 बताओ, और उसके बाद टीपीडी ऑफ ईच सेल, सभी सेल का टीपीडी बताओ, राइट। तो सबसे पहले हम ऐसे सवाल को, सर्किट वाले सवाल जब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो केवीएल के थ्रू जाते हैं। सबसे पहले मैंने केवीएल लगाया है EFCDE में, EFCDE। कोई भी लूप ऐसे भी ले सकते हो आप, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं ऐसे लेके चल रहा हूं, एक लूप बनाया, यानी मुझे ऐसे चलना है। चलेंगे ऐसे, चलो ऐसे, पहला वोल्टेज E1 मिला, फिर IR, आगे बढ़ो, फिर IR, पढ़िए माइनस IR। हम चल रहे थे ऐसे, करंट आ रहा था उल्टा, बता चुका हूं कई बार। सेल का माइनस टकराया, माइनस E2 इज इक्वल टू 0। E1 E2 I1 I2 R1 R2 की वैल्यू पुट करो तो ये क्वेश्चन बनेगा। E1 2 R1 1, तो I1 इंटू 1 I1, R2 2 माइनस 2 I2, E2 1 रखा, एक इक्वेशन तैयार हो गया। देखो 3, ये 1 हो जाएगा इधर, I1 माइनस 2 I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को इधर ही छोड़ दिया, इसको उधर ले गए, पहला इक्वेशन तैयार। अब एक इक्वेशन से क्या होना है, दूसरा इक्वेशन तैयार करते हैं। अगला लूप DCBAD, DCBAD, इस लूप में हम आते हैं, इस लूप में आओ, फिर वही काम करो, फिर दोबारा केवीएल लगाओ। E2 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3, करंट हम सॉरी प्लस ही होगा, हम ऐसे आ रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो I3 प्लस में, E3 माइनस में, रूल वही है अपना, याद है। करंट के साथ चलेंगे तो IR प्लस में, उल्टा चलेंगे तो करंट IR माइनस में देगा। सेल में जो पहले डंडा मिल जाए, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, उस हिसाब से लगाया, सबकी वैल्यू पुट किया। E2 इज इक्वल टू 1 I2 R2, R2 कितना है 2 I2, I3 R3 कितना है 3 I3, माइनस E3 4 रखो, सॉल्व करो, दूसरा इक्वेशन I2 और I3 में आ गया। कैसे सॉल्व करें, नहीं हो पाएगा। I1 I2 में और दूसरा I2 I3 में, कहा 1 2 3 अननोन और 2 इक्वेशन, काम ही नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे, D पॉइंट पे थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे, D पॉइंट पे KCL लगा दो, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दो। किरचॉफ्स करंट लॉ याद है, किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। तो D पॉइंट पे आने वाला करंट I3 है और D पॉइंट से जाने वाला करंट I2 और I1 है। तो D पॉइंट पे अगर KCL देखें, KCL किसी एक जंक्शन पे लगता है पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आने वाला करंट I3 और इस पॉइंट से जाने वाला करंट I2 और I1, तो लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इससे क्या होगा, I3 I1 I2 के टर्म में बदल जाएगा। आप खुद ही देखो ना, यहां से निकला I3 और I3 से I2 उधर चला गया, I1 इधर चला गया, यानी I3 दो हिस्सों में बटा, I2 और I1 में। तो अब क्या करो, इस I3 जो निकाला है आपने, इस I3 को सीधे उठाओ और यहां पे सेकंड में पुट कर दो, साफ लिखा है मैंने। तो जब I3 को I1 प्लस I2 बनाकर वहां पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 I2 प्लस 3, I3 के जगह पे I1 प्लस I2, 3 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट खोलो, 2 I2 प्लस 3 I2 5 I2
प्लस 3i1 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन थर्ड बन गया, सेकेंड थर्ड बन गया। अब सॉल्व कर दो किसको, फर्स्ट और थर्ड को। क्यों, अब i1 i2 में बन चुका है। सॉल्व करो, 2i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 1, 5i2 प्लस 3i1 इज इक्वल टू 3। ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 6i2 माइनस 3i1 इज इक्वल टू 3। अगला तो 5i2 प्लस 3i1 इज इक्वल टू 3 पहले से है ही है, दोनों को ऐड कर दो तो प्लस माइनस कट गया। ये 11i2 बराबर 6, i2 आ गया। चलो एक करंट आ गया भैया, i2 आ गया 11/6 एम्पियर। अब जब i2 आ गया 11/6 एम्पियर तो अब क्या करो, i2 को उठाओ और उठा के i2 को फर्स्ट में पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, पुट करो i2 को फर्स्ट में, 11/6 तो 22/6 माइनस i1 इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाओ, i1 अपने आप आ जाएगा बेटा, i1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8/3 एम्पियर। अब i2 i1 आ चुका है, बारी i3 की है। i3 इज इक्वल टू क्या है, i1 प्लस i2। तो i3 इज इक्वल टू दोनों को जोड़ो, i1 प्लस i2 जोड़ोगे तो अपने आप आ जाएगा। जोड़ो i1 और i2 को, देखो i3 निकल के आ जाएगा ये 9/2 एम्पियर। दोनों को जोड़ के देखो, यानी कि पहला पार्ट कंप्लीट, तीनों करंट आ गया। ध्यान रखना, यहां करंट हमने नहीं बांटा था, हमें बांटा होता तो इतना हम i3 लेते ही नहीं, यहां से i निकालते, इधर i डैश भेज देते, इधर i माइनस i डैश, दो ही अननोन होता, i और i डैश, दो ही लूप से काम चल जाता। अब देखो फिर क्या बोला है, सभी सेल का टीपीडी बताओ। तो सेल का टीपीडी दो होता है बेटा, या तो E प्लस आई आर या तो E माइनस आई आर, दो ही टीपीडी होता है बच्चे। तो सब सेल का देखना पड़ेगा। इस सेल में अगर देखो, फर्स्ट सेल में देखो तो फर्स्ट सेल में करंट कैसे जा रहा है, प्लस से माइनस जाए तो चार्जिंग होता है, तो E प्लस आई आर का पैटर्न चलेगा। V1 फर्स्ट सेल का टीपीडी बराबर E1 फर्स्ट सेल का EMF प्लस I1 इंटू R1। E1 की वैल्यू पुट करो, I1 की वैल्यू पुट करो, R1 1 है, सॉल्व करो, आ जाएगा 14/3 वोल्ट। सेकेंड सेल का टीपीडी देखो, टीपीडी के लिए देखा जाता है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। देखो इसमें भी करंट प्लस से माइनस जा रहा है, तो यहां भी चार्जिंग वाली ही कहानी चल रही है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, E2 प्लस I2 R2। E2 की वैल्यू 1 जो है रखेंगे, I2 निकल चुका है, R2 पता है, रखो, सॉल्व करो, 28/6, ये भी 14/3 वोल्ट। इसका भी टीपीडी कितना आ जाएगा, कट कर देखो 14/3 वोल्ट। दोनों का टीपीडी एक ही आया, 14/3 वोल्ट। चलो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं थर्ड का टीपीडी। थर्ड कौन है, ये है, इसका टीपीडी बात करते हैं। इसमें देखो करंट माइनस से प्लस आ रहा है, इसमें करंट देखो माइनस से प्लस बार बार आएगा, तो यहां तो डिस्चार्जिंग वाली कहानी आ गई। तो इसके लिए चलेगा पैटर्न E माइनस आई आर वाला। V3 इक्वल टू E3 माइनस I3 R3। E3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4। I3 कितना आया है, 9/2। R3 कितना आया है, 3। रखो, सॉल्व करो, आ जाएगा -19/2 वोल्ट। तो टीपीडी इसका माइनस में आया, डिस्चार्जिंग का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल कंप्लीट, करंट भी निकल गया, और जब करंट आ गया तो तीनों का टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, निकल गया। ये एक सवाल काफी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। एक बैटरी है, सवाल देखो आपके सामने है। एक बैटरी है जो हमने कनेक्ट कर दिया, 10 वोल्ट की बैटरी है। सवाल पढ़ना, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। एक बैटरी को क्यूब के डायगोनली अपोजिट एंड के बीच जोड़ दिया गया है, क्यूब के डायगोनली अपोजिट एंड के बीच, ध्यान रखना। और क्यूब में 12 साइड होते हैं, आपको 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं बेटा, और 12 साइड होते हैं। और क्यूब के सभी साइड का अपना रेजिस्टेंस है, मतलब क्यूब के साइड वायर की बनी हुई है, सभी साइड का रेजिस्टेंस है, ईच साइड रेजिस्टेंस 1 ओम का है। तो जो सेल जोड़ा गया है 10 वोल्ट का, किसके बीच, क्यूब के डायगोनल के दो अपोजिट एंड के बीच, कितना ईएमएफ का सेल, 10 वोल्ट का। तो बताओ इस सेल से क्या करंट आएगा, व्हाट द करंट विल कम आउट फ्रॉम द सेल।
तो सवाल बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के तो होगा नहीं। आप एक डायग्राम में सबसे पहले एक क्यूब बना दो। कहां जोड़ना है बैटरी? क्यूब के डायगोनली अपोजिट एंड पे। तो डायगोनल का एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है। डायगोनल ये होता है। इसके दोनों एंड के बीच एक बैटरी जोड़ दिया बैटरी। कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का। ध्यान देना। और आपसे मान लो इससे जो भी करंट निकला आई, वही हमें बताना है आप लोगों को कि आखिर ये करंट निकला तो कितना निकला। तो करंट सबसे पहले निकालने का, सबसे पहले आपको करंट तो तभी निकालोगे जब सभी रेजिस्टेंस इतने सारे हैं, 12 साइड के 12 रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ही होंगे। इंटरनल होता तो सेल का देता। तो सबसे पहले आप टोटल 12 रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। पहला पंगा तो ये है। करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल नहीं, ये खत्म करो, बट एक्सटर्नल तो है। तो ट्रिक सुनो कैसे। ऐसे तो दो तरह के सर्किट होते हैं। एक तो वो सर्किट जिसमें देख के पता चलता है ये सीरीज, ये पैरेलल, ये सीरीज, वो तो हो जाता है। बट ये सब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, बिना केवीएल के होगा ही नहीं। तो ट्रिक क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक ये है कि आप इस सेल से करंट निकालो आई। तो सोचो जब आई ए पे पहुंचेगा, ए पॉइंट पे, तो उसको 3 रास्ते दिखेंगे। यहां पे सबसे पहले तो मैं सभी साइड के रेजिस्टेंस को स्मॉल आर मान रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, जो कि 1 ओम है। यहां पे स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वो तो है ही नहीं, तो मानेंगे कैसे। यहां पे स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है सभी साइड के रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो कि 1 ओम के बराबर है। और ए और बी अपोजिट एंड्स हैं किसके? डायगोनल्स के। किसके डायगोनल्स के? क्यूब के। तो क्या करो ऐसे सवाल में, करंट निकालो आई। जब आई ए पे पहुंचेगा तो उसको 3 रास्ते दिखेंगे, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। तो वो जो करंट आई है वो 3 बराबर हिस्सों में बट जाएगा, और जो तीनों में बटेगा वो बराबर बटेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस सबका सेम है। तो एक आई को 3 पार्ट में बांट दो, I/3, I/3, I/3। ध्यान देना। अब जब I/3, ये वाला I/3 जब सी पॉइंट पे पहुंचा तो 2 रास्ते बने। फिर ये I/3 2 हिस्सों में बटेगा, I/6, I/6 बटेगा तो बराबर बराबर। फिर ये अगला जो I/3, ये जो बट के जा रहा था, जब यहां पहुंचा तो यहां भी इसको 2 रास्ते मिले, एक इधर का, एक इधर का। फिर I/3 2 हिस्सों में बटेगा, I/6, I/6। एक और जो I/3 था, तीसरा हिस्सा, ये जब I/3 यहां पहुंचा तो वहां पर भी 2 रास्ते बने, एक इधर और एक इधर। तो वो I/3 भी 2 हिस्सों में बढ़ गया, I/6, I/6। यानी कि सबसे पहले जो मेन करंट आई था वो 3 हिस्सों में बटा, और फिर हर एक करंट I/3 2 हिस्सों में बढ़ता गया। अब देखना आगे, I/6 पहुंचा, इधर से भी I/6 पहुंचा, दोनों मिलके फिर I/3 आ गया। फिर देखना बेटा, इधर से I/6, उधर से भी I/6 आ रहा है। फिर ये दोनों I/6 मिलके इधर I/3 आ गया। फिर देखना बच्चे, ध्यान से देखो, इधर से I/6, इधर से भी I/6। फिर ये I/6 से I/6 यहां पे मिला, I/3। तो देखो, फिर यहां से I/3, I/3, I/3 बी पे मिलके फिर वापिस आई। ये तो पता ही है, जितना निकलेगा उतना ही आएगा। फिर से देख लेते हैं। यहां से चला आई जब ए पे पहुंचा तो 3 हिस्सों में बटा, I/3, I/3, I/3। आगे चल के हर I/3 2 पार्ट में बटा, I/6, 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 I/6। फिर आगे I/6, I/6 फिर मिलके I/3, I/6, I/6 मिलके I/3, I/6, I/6 मिलके I/3। फिर इस पॉइंट पे तीनों I/3 मिलके फिर वापस आई। ये हो करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, इसको क्लियर हो गया? डायग्राम में देखो, आप प्रैक्टिस करना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी के बीच ओम्स लॉ लगाएंगे। केवीएल लॉ भूलो आप, इस सवाल को याद रखना, कई बार एग्जाम में आया है। ए और बी के बीच ओम्स लॉ। ओम ने क्या बताया था? 2 पॉइंट के बीच जो भी वोल्टेज है, क्या वोल्टेज है? ई बराबर उनके बीच टोटल करंट जो चला है, आई,
और इनको उनके बीच का टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। V इक्वल टू आई आर होता है, दो पॉइंट के बीच A और B के बीच क्या है वोल्टेज अप्लाइड, EMF E, क्या है करंट I इंटू उनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। जब ओम्स लॉ है तो टोटली इक्विवेलेंट देखा जाएगा ना, उनके बीच का जो भी टोटल आएगा। इक्वेशन नंबर 1, R equivalent is the equivalent total resistance between A and B। अब देखना ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा, अब हम KVL लगाएंगे। ओम्स लॉ के बाद इस सवाल में KVL में जाएंगे, और जब KVL लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि KVL में वो लूप लेंगे जिसमें सेल भी आना चाहिए। कोई भी लूप लो बट सेल को शामिल करना है। तो मैंने एक लूप लिया है, देखो A C D B E F A। हम जो लूप लेके चल रहे हैं उसमें देखो सेल शामिल हो रहा है। हम ऐसे भी चल सकते हैं, मर्जी है आपकी, इट्स योर चॉइस, बट सेल को लाना है, सेल को इंक्लूड जरूर करना है बेटा। तो मैंने अपना एक लूप बना लिया A C D B E F A। चलो इसी रास्ते से चले, यहां से चलो, IR मिलेगा। कैसे IR मिलेगा, I/3 इंटू रेजिस्टेंस साइड का जो स्मॉल r है I/3R IR। ऐसे चल रहे हैं ना। फिर इस साइड का रेजिस्टेंस क्या है, इस रास्ते का I/6 इंटू R, I/6 इंटू R। फिर ऐसे बढ़ के बाद फिर ऐसे बढ़े, इस रास्ते का क्या है I/3 इंटू रेजिस्टेंस R, I/3R। ये हो गया I/3R, ये I/6 इंटू R, I/3 इंटू R। ये रास्ता था ये। आप बताओ सेल का क्या टकराया, छोटा वाला डंडा -E, बस खत्म, इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ओम्स लॉ से, एक इक्वेशन किससे, KVL से। बट KVL जिसमें लगाएंगे ध्यान रखना सेल भी शामिल होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। यहां पे स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, साइड का है। सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 5/6R, और E उधर चला जाएगा तो E इज इक्वल टू 5/6I इंटू R। एक इक्वेशन ओम्स लॉ से, एक इक्वेशन KVL से, दोनों में E ही आ रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट कर दो तो I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6 इंटू I इंटू R। बड़ा आसान है बेटा, I कट गया तो R इक्विवेलेंट बराबर 5/6 इंटू स्मॉल r। स्मॉल r साइड का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो R1 रखोगे तो आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, निकल के पहले आ गया 5/6 ओम। कभी कभी ऐसा भी आता है करंट ना पूछकर बैटरी भी नहीं देगा, अब बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तभी आपको बैटरी जोड़ना पड़ेगा। बिना बैटरी जोड़े तो काम ही नहीं चलेगा। तो आराम से R इक्विवेलेंट निकाल देना, बस यही आंसर हो जाएगा। लेकिन यार करंट भी जब पूछेगा तब तो EMF की वैल्यू भी देगा, और अगर करंट नहीं भी पूछता, सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पूछता ना बेटा, तो EMF आपको बैटरी तो जोड़ना ही पड़ता। वैल्यू देना दे, बिना बैटरी जोड़े हुए सॉल्व ही नहीं कर सकते थे आप। हालांकि वहां E का तो रोल ही खत्म हो जाता, बट आपको जोड़ना पड़ता, तभी ऐसे बन पाता। लेकिन यहाँ पे करंट पूछा है एक स्टेप और, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल में इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल तो है ही नहीं, एक्सटर्नल टोटल निकाल ही चुके हो। E कितना है 10 वोल्ट, और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5/6, ऊपर जाके आ जाएगा 12 एम्पियर। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B is 5/6 ohm and the current flowing from the cell is 12 एम्पियर। याद रखना दो इक्वेशन, एक तो ओम्स लॉ से बनाना बेटा, दूसरा इक्वेशन KVL लेके चलना। बट KVL में ऐसा लूप लेना कि ये जरूर आए, इस लूप में ये आना चाहिए, ये रास्ता जरूर आना चाहिए, उसके बाद इक्वेट कर देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो आप देखो बहुत अच्छे सवाल थे, ये KVL पे थे, KVL पे क्वेश्चंस थे, ध्यान देखना। अब देखना, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं कंटिन्यूटी में, दो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, दोनों क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देखो 4 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 R3 R4। चारों रेजिस्टेंस को इस तरह देखो, बाहर से कुछ नहीं है तो एक वायर ही माना जाएगा, वायर, और दो पॉइंट है A और B, इनके बीच में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। तो अगर इनके बीच में आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप बताओ R1 R2 R3, मुझे लगता है ये तीनों पैरेलल में होंगे। कैसे R1 R2 R3 पैरेलल में इसलिए है कि आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कैपेसिटर में ही कि अगर बहुत सारे कैपेसिटर
एक वायर से जोड़ दे तो उनका पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट रजिस्टर में भी लगेगा। R1 R2 R3 साइड से देखो एक वायर से जुड़े हैं, R4 तो बीच में आ रहा है, बट ये और ये एक वायर से जुड़ा है, तो इन तीनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। वोल्टेज सेम का मतलब वो पैरेलल में हो जाएंगे, सो पोटेंशियल बिकम्स कॉमन। तो पैरेलल में होने के लिए पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो पैरेलल का नेट निकाल दो, कैसे निकलता है 1/R1 1/R2 1/R3, रेजिस्टेंस सब सेम है तो सॉल्व भी कर दो 1/R 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 3/R आएगा, उल्टा करोगे R/3 आ गया। अब जो R/3 आएगा वो डायरेक्ट R4 के साथ जुड़ जाएगा। अब जो आएगा वो डायरेक्ट किसके साथ जुड़ जाएगा? R4 के साथ डायरेक्ट। तो जब R4 के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो अपने आप में क्या होगा? सीरीज में हो जाएगा। तो फाइनली R' और R4 सीरीज में हो जाएंगे, यानी R' प्लस R, R' R/3, R4 तो R है, आंसर आ जाएगा 4R/3। सिंपल सवाल था। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है। यहां देखो 8 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8, और बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो A और B के बीच। ये सब में सीरीज और पैरेलल देख के नहीं पता चलता, कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा सा। और फिर A और B के बीच बोला है, और फिर A और D के बीच बोला है। तो जिसके भी बीच बोले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मैंने अभी क्यूब वाले में बताया था आपको करना कुछ नहीं है, आपने करना ये है कि उनके बीच में एक बैटरी जोड़ देनी है, जिससे समझ में आएगा कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। जैसे हमें A और B के बीच निकालना है, तो A और B के बीच हम अपने मर्जी से एक सबसे पहले एक बैटरी जोड़ देंगे A और B के बीच। देखो बैटरी जोड़ दिया, इससे पता चल जाएगा कौन सीरीज और कौन पैरेलल। कैसे पता चलेगा देखना, यहां से करंट आया, ये करंट आया, ये करंट यहां पर जाएगा, उधर जाएगा, दो रास्ते बन रहे हैं, एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है। ये करंट यहां पहुंचेगा, पर यहां से सीधा निकल जाएगा, इधर जाएगा नहीं। R8 में करंट नहीं जाएगा, करंट कभी भी ओपन सर्किट की तरफ नहीं जाता, क्लोज की तरफ जाता है। तो ये जो R8 है वो तो ओपन है, ऐसा थोड़ी करंट जाकर नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इस डायग्राम में यहाँ पे दो रेजिस्टेंस डेड है, एक रेजिस्टेंस R8 डेड है और एक R4 डेड है। इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि आगे रास्ता ओपन है, क्लोज सर्किट नहीं बन पा रहा है। तो करंट यहां से निकला, यहां गया और यहां सीधे निकल गया। तो जो करंट R6 में गया वही R5 में गया, यहां से आया, यहाँ पे दो रास्ता, इधर कुछ यहाँ पे दो बटा, बट यहाँ से जाके यहाँ पे नहीं बट पाएगा क्योंकि इधर करंट जाना नहीं है। तो जो R6 में जाएगा वही R5 में जाएगा। तो सबसे पहले जानकारी मिल गई कि R6 और R5 में सेम करंट जा रहा है, तो R6 और R5 सीरीज में होंगे। तो सबसे पहले आपके सामने क्लियर हो गया, इधर से R6 और R5 सीरीज में होंगे, राइट। यही करंट गया। तो हम देखें R6 R5 और वही करंट अगर मुझे लग रहा है कि R7 में भी आ जाएगा। तो अगर देखोगे ध्यान से तो सबसे पहले यहां से जो करंट आया वो यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद दो रास्ते, इधर रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। बट यहां से जो करंट गया वो ऐसे जाकर ऐसे, तीनों में सेम करंट चला गया, उधर तो करंट जाना नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपको सामने है यहां पर कि R8 और R5 में कोई करंट का फ्लो नहीं है। देखो मैं दोबारा बताऊंगा थोड़ा सा, R8 और R5 में कोई करंट का फ्लो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है, उधर खुला हुआ, उधर करंट जाएगा नहीं। तो R6 R5 R7 में सेम करंट जाएगा। तो लिख सकते हो कि R5 R6 और R7 डायरेक्ट देखो सीरीज में है, तो इनका नेट मान लो R', निकाल दो R' पहले। R' इज इक्वल टू R5 प्लस R6 प्लस R7, ये R' आ गया। अब जो R' आएगा बच्चे, ये तीनों हटकर वो सीधे R2 के साथ पैरेलल में होगा। तो अब ध्यान से देखो, अब R' एंड R2 साफ देखो पैरेलल में आ गया। कैसे पैरेलल में आ गया आपको पता चल रहा होगा। ये हट के ऊपर R' आएगा तो R' और R2 पैरेलल में होगा, इसको तो देखना ही नहीं है। तो अब उसका जो R' और R2 का जो पैरेलल में हमने मान लिया R', तो R' निकाल दोगे किसका? R' और R2 का। कैसे निकालोगे? आपको फॉर्मूला पता है, 1/R" इज इक्वल टू 1/R' प्लस 1/R2 हो गया। अब जो फाइनली आ गया कौन R', R1 और R3। अब लास्ट में देखोगे तो साफ दिखेगा कि ये जो R' है और जो R1 है और जो R3 है वो फिर आकर सीरीज में हो गए। तो फाइनली जो R इक्विवेलेंट होगा लास्ट स्टेप में वो होगा R'' प्लस R1 प्लस R3।
ओवर, यही निकालना था। सबसे पहले देखो यहाँ से करंट आया, यहाँ आया, इधर गया अलग, इधर गया, इधर जाने के बाद वही इधर जाएगा, वही इधर जाएगा, क्योंकि इधर जा नहीं सकता। तो ये तीनों सीरीज में हो गए। तीनों सीरीज का हमने आर डैश मान लिया। वो जो आर डैश आएगा वो R2 के साथ पैरेलल में लगेगा। आर डैश R2 का पैरेलल में निकाल दिया, R डबल डैश। अब R डबल डैश सब हट गया, यहाँ R1, यहाँ डबल डैश आ जाएगा, R3 डायरेक्ट एक लाइन में जुड़ जाएंगे, सीरीज में आ गया। अब किसके बीच निकालना है? ए और डी के बीच। तो मैंने क्या बोला, जिसके बीच निकालना है उसके बीच बैटरी जोड़ेंगे, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल में। तो अब ए और डी के बीच, ए और डी के बीच देखो हमने बैटरी जोड़ दिया। अब चेक करेंगे सीरीज पैरेलल। यहां से करंट निकला, यहां करंट आया, इधर जाएगा कुछ, इधर जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, ओपन है अभी भी, दिख रहा है आपको। फिर यहां करंट जाएगा, ठीक है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। करंट किधर नहीं जाएगा? R8 और R3 में नहीं जाएगा करंट, क्योंकि ओपन हो गया। तो अगर आप ऐसा देख रहे हो तो मुझे जहां तक लगता है, अगर आप चेक करोगे, ध्यान से अगर समझोगे, तो R5 और R6 देखो, यहां से करंट आया, इधर बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया, बट जो इधर जाएगा वही उधर जाएगा, जो इधर जाएगा वही उधर जाएगा। तो यहाँ पे R5 और R6 क्या हो गए? सीरीज में। R डैश मान लो, निकाल लो, राइट। अब देखो, अब देखना R2 और R7 इधर सीरीज में होगा। कैसे? इधर से जो करंट जाएगा वही इधर जाएगा, इधर तो जाना नहीं, इधर से R2 और R7 सीरीज हो गए। तो R2 और R7 का R डबल डैश निकाल दो, जोड़ करके जो फॉर्मूला है। अब इधर क्या दिखा? इसका R डैश नेट, इसका R डबल डैश नेट। अब वो R डैश और R डबल डैश पैरेलल में होंगे, तो अब उनका R डैश और R डबल डैश पैरेलल में निकाल दो। तो R ट्रिपल डैश जो भी वैल्यू आएगा पैरेलल के फॉर्मूले से निकाल दो। तो अब क्या बचा? R1, और ये पूरा सॉल्व होके क्या आ गया? R ट्रिपल डैश, हट के सब कुछ, R1, R ट्रिपल डैश और R3 अब एक लाइन में आ जाएंगे, यानी कि फाइनली इक्विवेलेंट सीरीज R1 प्लस R3 और प्लस R डबल डैश। इसका रोल नहीं था। यहां से करंट आया, यहां आया, इधर चला गया, यहां बटा कुछ इधर कुछ इधर, बटना तो है ही है इधर, लेकिन जो जाएगा वही इधर जाएगा, क्योंकि इसका रोल नहीं है। यहाँ पे R8 में करंट नहीं जाने वाला और R3 में नहीं जाने वाला। तो जो करंट यहां से आया वो इधर, यहाँ पे तो बटेगा, इधर कुछ इधर कुछ, लेकिन यहां जो जाएगा वही जाएगा। तो ये दोनों सीरीज, और यहां से जो R2 में जाएगा वही R7 में जाएगा, क्योंकि इधर तो ये दोनों सीरीज। इसका R डैश सीरीज में सॉल्व करो, इसका R डबल डैश। अब वो R डैश R डबल डैश आपस में पैरेलल, उसका R ट्रिपल डैश, फिर लास्ट में R1 R ट्रिपल डैश और R4 सीरीज में आ गया। तो ये दोनों सवाल बहुत आते हैं पेपर में, एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बार बार प्रैक्टिस करना। और मैं फिर आपसे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल नया टॉपिक डिस्कस करूंगा। और वो जो नया टॉपिक होगा, वो नया टॉपिक होगा केवीएल केसीएल खत्म होने के बाद व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको आप अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना।